सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैंने लेक्चर आ गया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश का परिवर्तन के आगे के लेक्चर को करने वाले हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। प्रकाश का परिवर्तन का लेक्चर नंबर क्या होने वाला है सर? 4। प्रकाश के परिवर्तन का लेक्चर नंबर क्या होने वाला है सर? 4 होने वाला है। और हम लोग कुछ बातें कर चुके थे, जैसे कि सर प्रकाश का परिवर्तन कहते किसे हैं, ठीक ना। प्रकाश परावर्तक सतह किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग कल जानकारी ले चुके थे। और प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम था, ये दोनों नियम के बारे में भी हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग चलेंगे आगे, और आगे का सबसे पहला टॉपिक है विचलन कोण। क्या है कि सर ये विचलन कोण क्या है, विचलन कोण किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि विचलन कोण क्या है, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिएगा, चैप्टर 1 चल रहा है आप लोगों का, ठीक। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है सर। प्रकाश का प्रवर्तन सर, टॉपिक जो हमारा चलने वाला है वो है आज विचलन कोण। विचलन कोण, ये विचलन कोण है क्या? तो अभी विचलन कोण के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं कि विचलन कोण किसे कहते हैं। सर सबसे पहले हमको यही बता दीजिए कि विचलन कोण कहते किसे हैं। विचलन कोण, विचलन कोण किसे कहते हैं सर, ये बता दीजिए। तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। मतलब सर पहले लिखिए, समझाते हैं। क्या बोले कि आपतित किरण, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, क्या बोले कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा परावर्तित किरण के बीच, किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। क्या लिखे, एक मिनट हम देख लेते हैं आप लोगों को सही से दिख रहा है या नहीं। चलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दें कि आपको दिखे। क्या बोले कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। तो सर मतलब समझ में नहीं आया सर कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा विचलन कोण के बीच तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा जरा। इसका कैप, ये मार्कर खत्म हो गया है, दूसरा मार्कर ला। हाँ सर, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को ही निर्गत कोण कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये परावर्तक सतह है, ये क्या है सर? परावर्तक सतह है, ठीक है, परावर्तक सतह है। मान लीजिए ये आपतित किरण आई इधर से, यस सर ये तो आपतित किरण है। ये क्या हो जाएगी सर? ये तो परावर्तित हो जाएगी, लेकिन इसका बढ़ाया हुआ भाग अगर जो ये परिवर्तित नहीं होता तो ये कैसे चला जाता? ये सीधा चला जाता। तो आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, ये कोण को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इस कोण को ही हम लोग विचलन कोण बोलेंगे। विचलन कोण क्या बोलेंगे सर? इस कोण को ही हम लोग विचलन कोण बोलेंगे। सर ये क्या है? ये आपतित किरण है, आपको कल बताए थे आपतित किरण। सर ये क्या है? सर ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा भाई, थोड़ा बहुत होता है। तो और ये क्या है सर? ये आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग, आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग। समझ में आया?
यह है आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग। तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा परिवर्तित किरण के बीच बने कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को विचलन कोण समझ में आ गया। याद रखिएगा विचलन कोण को यहाँ टॉपिक पे लिख लीजिएगा क्या, कि विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। विचलन कोण को डेल, सर ये कैसे लिखते हैं डेल, ये होता है डेल का साइन, समझ में आया ना। ऐसे एस बनाइए, पहले एस बनाना है और ये एस को इसमें जोड़ देना है, तो ये हो गया डेल। तो डेल से सूचित करते हैं विचलन कोण को, डेल क्या लिखते हैं, डेल से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इसको डेल्टा मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा आप लोग पढ़िएगा 10th में मैथ में दूसरे चैप्टर में, तो आपको पता लगेगा। तो विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं और विचलन कोण बराबर फॉर्मूला होता है विचलन कोण, यानी सर डेल बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, विचलन कोण बराबर फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2y, 180 डिग्री माइनस 2y। सर ये आई क्या है, आई आपको पता है आपतन कोण है। आई क्या है सर, आपतन कोण है। आई हमारा क्या है, आपतन कोण है। तो विचलन कोण समझ में आया सर, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा परिवर्तित किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। तो ये आपतित किरण है, इसका बढ़ाया हुआ भाग ये है, ये परिवर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बना इसी कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है, किससे, डेल से सूचित करते हैं। विचलन कोण मतलब डेल बराबर फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2y। सर इस फॉर्मूला का थोड़ा बहुत यूज हमको सिखा दीजिए, यूज कैसे करेंगे देख लेना है। चलिए इसका यूज कहाँ कहाँ करना है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपतन कोण 45 डिग्री का है, तो विचलन कोण का मान बताइए। पहला क्वेश्चन आपको यहीं पे हो गया। पहला क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल आपतन कोण यदि 45 डिग्री है तो डेल या फिर विचलन बताइए, डेल या विचलन सेम ही चीज है, विचलन कोण होगा। पहला क्वेश्चन आपका यही हो गया क्या सर, कि आपतन कोण बराबर, आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। हम क्या बोले कि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा। तो सर विचलन कोण का मान कैसे निकालेंगे, सर फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2y। यस सर, यानी 180 माइनस 2 इंटू आई के जगह पे क्या होगा सर, आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण हमको दिया है, कितना दिया है 45 डिग्री सर। तो ये हो गया 180 माइनस 90, ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, मतलब डेल बराबर विचलन कोण बराबर कितना आ गया 90, विचलन कोण बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया सर आंसर। सर एक और बता दीजिए, एक और क्वेश्चन यहीं पे बता देते हैं, लीजिए एग्जांपल नंबर 2। अगर जो ऐसा दिया रहे, यदि परिवर्तन कोण का मान इस बार दिया है, यदि परिवर्तन कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण होगा, विचलन। अब यहाँ पे पता चलेगा कौन बच्चे रिवाइज किए हैं, कौन बच्चे रिवाइज नहीं किए हैं। यदि परिवर्तन कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण होगा, विचलन कोण होगा। क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा जल्दी से बताइए। सही बच्चे सॉल्व कीजिए, सही बच्चे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको भाई। सही बच्चे सॉल्व कीजिए इसको। एक मिनट, ये वायर इसका थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा। चलिए हम क्या बताएं, यदि परिवर्तन कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। सर परिवर्तन कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कैसे निकालेंगे। सर फॉर्मूला तो होता है विचलन कोण बराबर, यानी डेल
डेल बराबर होता है सर 180 माइनस 2i होता है फॉर्मूला। यस सर। सर आई क्या है? आपतन कोण। लेकिन हमको आपतन कोण तो पता ही नहीं है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बच्चे बताइए आपतन कोण कैसे निकलेगा? जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उनको पता होगा कि सर आप परिवर्तन का नियम बताए थे, परिवर्तन का नियम बताए थे। यहाँ लिखते हैं परिवर्तन का नियम, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना, जगह नहीं है, आप लोग यहीं पे लिखिएगा, ठीक ना। परिवर्तन का नियम से, परिवर्तन का नियम से आपको बताए थे दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। परिवर्तन कोण का मान बताए थे ना कि कभी भी परिवर्तन का दूसरा नियम आपको क्या बताए थे कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। यानी सर परिवर्तन कोण 80 डिग्री है तो आपतन कोण भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। अगर एंगल आर बराबर 80 है तो एंगल आई बराबर 80 होगा। क्यों सर? तो लिख दीजिएगा यहां परिवर्तन का नियम से, परिवर्तन का नियम से। अब जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उनको तुरंत पता चल गया होगा। यस सर, मतलब एंगल आई भी 80 निकल गया तो इसको कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 2 इंटू 80 हो जाएगा। यानी सर 180 माइनस ये 80 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो ये लगभग निकल जाएगा आपका 20 डिग्री। क्या निकल जाएगा? 20 डिग्री। यानी डेल बराबर विचलन कोण बराबर कितना निकल गया? 20 डिग्री। नहीं दिख रहा होगा तो दिख ही रहा होगा, हमको लगता है जैसा, तो हमको बार बार देखना पड़ रहा है भाई, आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए, नीचे नहीं दिख रहा है शायद आपको, इतना ही दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। अरे आप लोग इसको कर लीजिएगा, आई के जगह पे क्या रख दीजिएगा? 80 रख दीजिएगा, ठीक ना। आई के जगह पे क्या रख दीजिएगा? 80 रख दीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो ये आपका लगभग यही आएगा, 20 डिग्री आएगा। हम आंसर लिख देते हैं, क्या आएगा? 20 डिग्री आएगा, ठीक ना। क्या आएगा? 20 डिग्री आएगा। तो ऐसे करके विचलन कोण निकलता है। जल्दी से बता दीजिए विचलन कोण समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से अरे बोलो यार, विचलन कोण समझ में आ गया कि नहीं? क्या बोले? आपतित किरण के बड़ा, सर फिर किरण का नाम ले रहे हैं, वो किरण की बात नहीं कर रहे हैं। आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा प्रवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है डेल बराबर 180 माइनस 2i। आई मतलब आपतन कोण। आपतन कोण, अब इसका यूज भी जान लिया। आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है सर 180 माइनस 2i। आई के जगह क्या डाल दिया? 45 डाल दिए, 2 है 180 है, निकाले तो 90 आ गया। दूसरा क्वेश्चन था सर यदि परिवर्तन कोण का मान 80 डिग्री है तो विचलन कोण बताइए। सर परिवर्तन कोण 80 डिग्री दिया हुआ है सर, लेकिन हमको तो चाहिए आपतन कोण। फॉर्मूला में आपतन कोण लगता है तो कैसे निकालेंगे सर आपतन कोण? सर हमको पता है कि परिवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होता है प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम से। यस सर, आप बताए थे। तो यानी सर अगर जो एंगल आर 80 डिग्री है तो एंगल आई भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। आपतन कोण निकल गया 80 डिग्री, तो क्या करिए 180 माइनस 2i, आई के जगह पे 80 रख देंगे तो लगभग 20 डिग्री के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आ गया तो जल्दी से इसको रफ करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसको आप लोग नोट करते रहिए भाई। क्या करना है? नोट करना है, कॉपी में लिखते रहना है। चलिए, आई होप आप सभी लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको हम रफ करते हैं फिर आगे चलते हैं। सारा टॉपिक एक एक करके धीरे धीरे हम बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैथ भी आप लोग का जल्दी ही फिर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पहले हमको लगता है कि इसका 1-2 लेक्चर और हम लोग कर ही लेते हैं तो सही रहेगा, या हम लोग रूटीन बना देंगे कि इतना दिन फिजिक्स, इतना दिन। ओए बाप, कुकर सीटी मार रहा है जी। टाइम हो गया है खाना पीना का। हिमांशु इधर आओ। पिताजी मैसेज किए। एक मिनट, सही बताओ बेटा, तुम कुछ खाया? हाँ।
अब जाओ जाओ उधर बात करो। देखिए पेरेंट्स कितनी ज़्यादा कंसर्स होते हैं। अब हमारे साथ रहते हैं हिमांशु रहता है, आप लोग देखे ही होंगे इनका इंटरव्यू। हिमांशु को हम पढ़ाए थे, न्यूमेरिकल यूनिवर्स से पढ़ा था, ये भी 463 नंबर लाया है हिमांशु। तो उसी के वो मेरे साथ ही शिफ्ट हो गया, मेरे साथ ही रह रहा है कि सर हम आप ही के साथ रहेंगे। तो बोले ठीक है। अरे यार कुकर सीटी पे सीटी मारे जा रहा है यार, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाइए, मार लेने दीजिए इसको, मार लेने दीजिए। आप लोग तब तक किरण को याद नहीं करना है, ब्लैक बोर्ड पर देखना है, ठीक ना। कितना हिमांशु हो गया? करना कैसे जाएंगे हम? हाँ भर के चलिए ठीक है। तो वही हम बता रहे थे पेरेंट्स कितना कंसर्न होता है। बताइए अभी तक पापा उसके पूछे मैसेज पे कि सही बताओ बेटा तुम कुछ खाया, तो पेरेंट्स हमेशा कंसर्न होते हैं अपने। आप भी कभी पेरेंट्स को इग्नोर मत कीजिए और सोचिए आपके पेरेंट्स आपके बारे में कितना सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में कितना सोचते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए और अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत कीजिए कम से कम, ठीक ना। प्रतिबिंब, चलिए इसको थोड़ा रफ करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होने वाला है प्रतिबिंब। क्या टॉपिक होने वाला है सर? प्रतिबिंब। सर नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सर ये प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आउट हो जाता है सर कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या लिखेंगे सर? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। देखिएगा क्या लिखे सर? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद, या सर को समझ नहीं आ रहा है, धीरज रखिए, या अपवर्तन के बाद किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस प्रकाशीय स्रोत का, उस प्रकाशीय स्रोत ऐसे ही लिखा था ना, स्रोत, एक मिनट देख लीजिए भाई, हाँ, उस प्रकाशीय स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये सर इतना लंबा चौड़ा आप क्या लिखवा दिए सर, कुछ समझ में ही नहीं आया। समझिएगा तब ना समझ में आएगा। किरण को हंसी तो आ ही जाता होगा चेहरा पे, एकदम 32 का 32 दांत तो निकल जाता होगा। ऑफलाइन में रहते हैं ना तो आपका मात्र 30 दांत निकलता, पता है क्यों? क्योंकि 2 हम तोड़ दिए रहते मार कर अभी तक, ठीक। तो 32 तो 32 चमक जाता होगा अभी, ठीक ना। चमकाइए मत, किरण भाव न दी, बरस नहीं किए, हाँ इधर देखिए। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस प्रकाशीय स्रोत का प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं। समझ में आया कि प्रतिबिंब ज़्यादा ही उजाला हो जाएगा भाई,
ठीक, प्रतिबिंब किसे कहते हैं सर, समझाइए ना फिर से सर। किसी प्रकाश, देखिए इस प्रतिबिंब समझने के लिए आपको अभी आगे चलना पड़ेगा, आगे और अच्छे से समझिएगा। कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है सर ये जिस बिंदु पे मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा। ये अपवर्तन के बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में आप लोग अपवर्तन के बारे में पढ़िएगा। वैसे एनसीईआरटी में दोनों एक ही में है, प्रवर्तन अपवर्तन, लेकिन हम लोग अलग अलग करके पढ़ाते हैं। तो अपवर्तन के बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा। तो किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, सर प्रकाशीय स्रोत क्या है, जैसे कि हम ही हैं, हम ही से कुछ प्रकाश जा रहा है, मेरा ही कुछ छाया, मेरी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रकाश से परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। सर यहाँ दो दो चीज़ें बताएं आप, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। सर समझ में नहीं आया ये क्या बोलना चाह रहा है, समझ में आएगा जब किरण आरेख आप लोग को पढ़ाने लगेंगे ना, तो उस टाइम आपको प्रतिबिंब और अच्छे से समझ में आएगा, उस टाइम आपको प्रतिबिंब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब कहते किसे, याद कर लीजिए, डिफिनेशन याद कर लीजिए। इसको समझाने का गारंटी मेरा, इसको समझाने का गारंटी मेरा। जब हम किरण आरेख पढ़ाने लगेंगे तो आपको प्रतिबिंब समझाएंगे उस टाइम, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा हार्ड वर्ड है जो अभी आपको नहीं पता है कि सर ये प्रतीत कैसे होता है, मिलता कैसे है। जब किरण आरेख पढ़ने लगेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस प्रकाशीय स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, बहुत अच्छी है, ठीक ना। अब ये याद, अब बहुत अच्छा बात है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार। तो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है सर वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समझते हैं ना, प्रतिबिंब क्या है सर, प्रतिबिंब तो समझ में नहीं करता ना, फोटो जी, फोटो आईना में अपने आप को देखते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब अपना देख रहे हो। फोन में अपना फोटो खींचे हो ना, तो उस फोन में जो तुम्हारा प्रतिबिंब है उसको बोलते हैं सर मेरा फोटो है, फोटो को ही प्रतिबिंब कहा जाता है हिंदी में, ठीक ना। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको रियल इमेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेज, ठीक ना इंग्लिश में। खैर आप लोग अभी हिंदी ही याद रखिए। आप लोग अभी हिंदी ही याद रखिए। ठीक, समझ में आया। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस प्रकाशीय स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। यहाँ पर देखिए जो चीज लिखा हुआ है कि प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। सर यहाँ दो चीजें, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलता किस में है, वास्तविक प्रतिबिंब में, और मिलता हुआ प्रतीत किस में होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में। समझ में आया ना, मिलता किस में है, वास्तविक प्रतिबिंब में, और प्रतीत किस में होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रतीत होता है, प्रतीत, और इसमें वास्तविक में मिलता है, वास्तविक कटान। ये वास्तविक कटान से बनता है। क्या, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतीत होता है। क्या होता है, प्रतीत होता है कि कट रहा है। सर कैसे पता चलेगा, हमको तो पता ही नहीं है कहाँ प्रतीत हो रहा है। सर हम सोचिए नहीं पा रहे हैं। जब किरण आरेख बताएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रतिबिंब है क्या। समझ में आ गया ना, प्रतिबिंब है क्या। बस अभी आप लोग ये लिखिए, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों का डेफिनेशन लिखवाते हैं, वो सारा चीज़ याद रखिए। पहले प्रतिबिंब आप लोग याद कर लीजिए, समझाने का गारंटी मेरा। जब किरण आरेख पढ़ाएंगे तो एक बार और ये आएगा, इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं, दोनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। एक मिनट,
चलिए सब कुछ सही है। सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, आप बताएं सर। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यहाँ लिखिए सर, प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो गया सर यहाँ, ये हो गया एक यहाँ, और एक हो गया यहाँ। निशांत, एक मिनट। निशांत, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक मिनट, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है सर काल्पनिक प्रतिबिंब। हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करेगा प्रोसेस। नहीं वहाँ करना, कैमरा के सामने डांस थोड़ी करना है यार। कढ़ाई चढ़ाओ ना, कढ़ाई चढ़ाओ ना, आराम से आराम से। बच्चा लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत पढ़ाकू बच्चा है जी हमारे यहाँ, ठीक ना। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब। सर आप 2 चीज़ के बारे में बताएं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जब किरण आरेख पढ़ाएंगे हम तो उसमें बहुत अच्छे से आपको बता देंगे कि वास्तविक क्या है, काल्पनिक क्या है। तिल का डब्बा ये इतना में नहीं होगा, वहीं पे रखा होगा नीचे। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। सर दोनों का डिफिनेशन लिखवा दीजिए। दोनों का डिफिनेशन सर, इतना डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। प्रतिबिंब का याद कर लिए है ना, सेम उसी जैसा है। क्या लिखेंगे? किसी प्रकाशीय स्रोत से, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाश की किरण, आती प्रकाश की किरण किसी प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाश की किरण प्रकाश के परिवर्तन के बाद, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद, या अपवर्तन के बाद, ये चैप्टर आप लोग समझ गए ना। चैप्टर 2 मक्खन की तरह जाएगा, हम बता देते हैं। समझ गए? आधा से अधिक टर्म उसमें आएगा, आधा से अधिक टर्म उसमें आएगा इस चैप्टर का। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आधा से अधिक टर्म आने वाला है। बस आधा से अधिक टर्म पूरा आएगा, मक्खन एकदम, आपको एकदम इजी लगेगा। ये चैप्टर आप लोग समझ गए, तो इसलिए इसको रिवाइज कीजिएगा। किसी प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन क्या है सर, नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। किसी प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किरणें, ठीक है ना, किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं, मिलती हुई प्रतीत किस में होता है, काल्पनिक में, ठीक है ना, सिर्फ मिलती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को वास्तविक, उस बिंदु को, उस प्रकाशीय स्रोत का, उस प्रकाशीय स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सेम डिफिनेशन है प्रतिबिंब वाला ही, लेकिन प्रतिबिंब में क्या था, प्रतिबिंब में ये चीज तो था ही, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वो जीरा डाल था, लिखा 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 वहां, उसमें 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 सॉरी फॉर डिस्टर्ब, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, रात में क्लास लेते तो ठीक रहता है, क्योंकि भाई पेट का सवाल है, खाते नहीं है रात। अभी कितना बज रहा है, 11:29 हो रहा है, 11:30 बज गया, अभी तो कुछ खाए नहीं है, खाना पीना बन रहा है, बस बस बहुत है, बहुत है, बहुत है लिटरली।
अच्छा लगता है। अरे सोयाबीन ले, एक काम करो, इसको ऐसे ही डाल देना, क्या करेंगे, तो फुलाया नहीं है, खोल खोल के फूलेगा खुद से खुद। हाँ, इसको हल्का सा पहले फुला देना चाहिए था, वो बन गया ना, उतार दो। सब्जी बनाने सिखा रहे हैं, सब्जी बनाने, सबको धीरे धीरे सिखाना ना पड़ेगा। हाँ, उसी में हल्का सा उसको एकदम हल्का सा एकदम कर, ज़्यादा नहीं, ठीक ना। आप लोग देखिए भाई, आप लोग का क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। क्या बोले, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, सर यहाँ तक तो उसमें भी था, लेकिन प्रतिबिंब में क्या था, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। इसमें प्रतीत नहीं होगा, प्रतीत उसमें लिखेंगे, मिलती है, उस बिंदु को उस प्रकाशीय स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। ये चीज याद रखिए। सर समझ में नहीं आ रहा है, आएगा जब किरण आरेख बताएंगे, अभी सिर्फ हम बोल रहे हैं आपको याद करना है, याद कर लीजिए, समझ लेंगे उस टाइम पे, ठीक ना। कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, हम बता देते हैं, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, कोई भी नहीं, ठीक, कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। चलिए, तो हम क्या बताए थे, दूसरा हो गया सर काल्पनिक प्रतिबिंब। एक मिनट भाई, खत्म हो गया क्या, खत्म मत हो यार। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी वही रहेगा जब बस इसमें मिलती है, उसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, किसी प्रकाशीय स्रोत से, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसमें मिलता था, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस प्रकाशीय स्रोत का, बंद कर दो, हाँ ऑफ करो, ऑफ करो, इधर से ना होता है। हाँ, जिस बिंदु पे मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस प्रकाशीय स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, उस प्रकाशीय स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वैसे यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, वैसे हम बोल दिए हैं मुंह से भी, आपको दिखाई दे, दिख रहा है क्या वहाँ, तुमको तो दिख रहा दिख रहा है, हाँ, उस काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया ना। चलिए 1 मिनट यार, लाइट एडजस्ट नहीं हो पाता। हाँ, समझ में आ गया सर, वास्तविक प्रतिबिंब भी समझ में आ गया और काल्पनिक प्रतिबिंब भी समझ में आ गया। डिफिनेशन आप लोग पूरा लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको और अच्छे से समझाने का जिम्मेदारी मेरा। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे अभी आगे जब किरण आरेख पढ़ेंगे तब, ठीक ना। ठीक, अब थोड़ा अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, अंतर। क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक ना। तो पहले इसको हम लोग रफ करते हैं, उसके बाद अंतर देखते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं।
आपका 5 नंबर में आ जाएगा लिखने के लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो कैसे लिखेंगे इसको भी देख लीजिए, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। और इधर हो गया हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। समझे? ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो गया आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं। इधर हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, इधर हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों में हम लोग क्या देख लेते हैं? अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर है। दोनों में हम लोग क्या देख लेते हैं? अंतर देख लेते हैं, क्या क्या अंतर है। पहला चीज, पहला अंतर देखिए, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, यह वास्तविक प्रतिबिंब, यह वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। क्या याद रखना है? कि यह वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा, यह काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है। सॉरी, इसका भी पहला ही है, दूसरा क्यों लिखा भाई? पहला अंतर क्या हो गया दोनों में? पहला अंतर ये हो गया कि सर ये वास्तविक कटान से बनता है, ये काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है ना। कम कर दो और कम कर दो, फ्लेम कम कर दो। यह वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। सर दूसरा अंतर दोनों में बता दीजिए, दूसरा अंतर दोनों में बता दीजिए। दूसरा अंतर ये क्या है? यह हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। और ठीक इसका उल्टा, इसका दूसरा नंबर, यह हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। सर क्या पढ़ लिए? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा अंतर देखते हैं सर, तीसरा अंतर क्या है? हाँ चलिए, तीसरा अंतर क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पर्दे पे दिखा सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे दिखा सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं दिखा सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक या फिर सीधा लिखिए, इसको पर्दे पर दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसको पर्दे पे दिखा सकते हैं, परंतु इसको पर्दे पे नहीं दिखा सकते हैं। इसको पर्दे पर नहीं दिखा सकते, इसको पर्दे पे हम लोग नहीं दिखा सकते, ठीक ना। हाँ क्या हुआ? कॉल आया। चौथा नंबर क्या बोलते हैं? चौथा नंबर क्या क्या हो गया जी? और एगो क्या लिखे थे? और एगो क्या लिखे थे? और एगो क्या लिखे थे? इसको वास्तविक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, इसको पर्दे पे दिखा सकते हैं। हाँ, यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है, यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। हाँ सर, हाँ, दर्पण जहां रखेंगे, दर्पण समझते हैं ना, जिसको आप लोग शीशा बोलते हैं, रोज अपना चेहरा, हम बोले क्या हो गया, ठीक ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। उसको डालो, उत्तर में बनता है। हाँ
उसको डाल, हाँ डाल के थोड़ा मिक्स करो। हाँ क्या बता रहे थे, इसको पर्दे के, ये पर्दे के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे के आगे बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनता है। यह सॉरी, यह दर्पण, दर्पण समझते हैं ना, दर्पण शीशा, मिरर जिसको कहते हैं, यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आ गया? यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो ये चारों को कम से कम याद रखिए आप लोग। ये चारों अंतर आप लोगों को क्या करके रखना है, याद करके रखना है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक कटान से बनेगा। हाँ वो ढकना नहीं है, एक मिनट आराम से निकालो। हाँ जा रहा है, चलो एकदम उसको कम फ्रेम करो, पूरा फुल कम कर दो। हाँ गिन के 3 मिनट, ठीक है? कब तक आएगा? ठीक है, वो हो गया ना, चलो। और इसको ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसको पर्दे पे दिखा सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे दिखा सकते हैं, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक ना? यह दर्पण के आगे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आई होप आप सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। दर्पण को भी और अच्छे से समझना है, जब किरण आरेख पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए जल्दी से इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो गया प्रतिबिंब खत्म। सर खत्म हो गया, कुछ समझ में बढ़िया से नहीं आया। अभी और अच्छे से समझ जाएंगे इसको जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, किरण आरेख। किरण आरेख पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक हमारा क्या है सर, टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक छोड़िए, क्वेश्चन यहां बनता है। एक हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है कि बी परिवर्तन किसे कहते हैं। क्या हो गया कि बी परिवर्तन किसे कहते हैं। बी परिवर्तन किसे कहते हैं। सर ये किस चिड़िया का नाम ले लिया बी परिवर्तन, ये बी परिवर्तन किस चिड़िया का नाम है, बी परिवर्तन किसे कहते हैं। सर ये किस चिड़िया का नाम ले लिए सर आप, क्या हुआ, बी परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पे, क्षैतिज अक्ष समझते हैं ना, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष, एक होता है क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष ये नीचे वाला होता है, जो नीचे का अक्ष होता है ना उसको क्षैतिज अक्ष, और ऊर्ध्वाधर खड़ा अक्ष जिसको वाई बोलते हैं ये एक्स होता है, क्षैतिज अक्ष। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे या फिर 10th में भी पढ़िएगा ये, ठीक ना। इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस, इसको कोटि बोलते हैं, ये क्या नाम है भूलिए, भुज, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस, ये क्षैतिज अक्ष, सोया हुआ क्षैतिज अक्ष और खड़ा ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक ना। तो क्षैतिज अक्ष की बात हो रही है। यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है जिसमें क्षैतिज अक्ष पर, क्षैतिज अक्ष के परिचित 180 डिग्री घूम जाता है प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे, पहले लिखिए उसके बारे में समझाते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पर
क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री घूम जाता है। घूम जाता है मतलब सर यह एक ऐसी घटना है जिसमें, एक मिनट भाई, यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है। हाँ नहीं उतार नहीं, हाँ वो छाली हटाओ, हाँ वहीं हटाना है। मिक्स अप आराम से मिक्स कर, पूरा कम था ना। हाँ अब सारा कुछ डालो। यही पे है हल्दी, वो मसाला का डब्बा है। मसाला का डब्बा लो, उसमें चम्मच हो। यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है। आप कभी देखे होंगे, आप यहाँ है, आप कभी ऐसा देखे होंगे, आप कभी शीशा के सामने जाइएगा और शीशा के सामने मान लीजिए आप एक पेपर पे 2 लिखिएगा, आप शीशा के सामने रहिएगा ना तो 2 आपको उल्टा दिखाई देगा, वो 2 आपको उल्टा दिखाई देगा। ये 2 आप लिखिएगा ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन शीशा के सामने ये कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा। शीशा के सामने आपको ऐसा दिखाई देगा। हाँ सर ऐसा तो हम लोग देखे हैं, 2 आपको ऐसे, आप 2 लिखे ऐसे, लेकिन शीशा के सामने ये 2 आपको ऐसा दिखाई देगा। हाँ सर ये चीज़ तो हम लोग देखे हैं, तो एक बार जरूर करके देखिएगा। इसी को बोलते हैं बी परिवर्तन। यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है। मान लीजिए P लिखा है ऐसे, आप एगो पेपर लीजिएगा, पेपर पे P लिख लीजिएगा, ठीक ना, और ऐसे जाइएगा ना तो आपको मिरर में P ऐसा दिखाई देगा, मिरर में P ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये क्या हो गया, 180 डिग्री घूम गया। 180 डिग्री किसे कहते हैं भाई, ये पूरा कितना बनता है 180 डिग्री, यही ना 180 डिग्री है, मतलब पूरा पलट जाना। अब P ऐसे लिखा हुआ है, पलट के ऐसे हो गया तो कितना घुमा सर, 180 डिग्री घूम गया। कितना घूम गया, 180 डिग्री घूम गया। तो यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री घूम जाता है। एक मिनट, क्षैतिज अक्ष, हाँ डालो हल्दी, डालो और डालो थोड़ा और, थोड़ा सा बस। हाँ उसके बाद से देन वो, हाँ नहीं वो बगल वाला, बगल उधर, डालो और, हाँ डालो और, हाँ डालो, बस छोड़ दो। नमक डालो 2 और डालो, एक और डालो, बस डालो, हो गया ना। देन मिक्स अप, तो थोड़ा सा वो डालो, हाँ डाल दो, चलेगा, बस मिक्स कर दो। सब कुछ सीखना पड़ता है भाई, पढ़ो लिखो खाना भी बनाने सीखो। चलो, यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है। सॉरी ये गलती हो गया था, हम जो बताया आपको क्षैतिज अक्ष, ये क्षैतिज अक्ष क्या होता है, क्षैतिज अक्ष थोड़ा हमको भी कंफ्यूज हो गया भाई, क्षैतिज अक्ष क्या होता है, ठीक ना, क्षैतिज अक्ष क्या होता है थोड़ा सा हम तुरंत देख लेते हैं। हाँ ओ भाई साहब कितना है, लास्ट में 86। काट दो, वीडियो बंद हो गया क्या, वीडियो ऑन है, ऊपर से काटो ना स्क्रॉल करके, कट गया वीडियो नहीं भाई। आप लोग को आवाज़ क्या पता आया होगा कि क्या, ऊपर से कॉल आ रहा था थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ हम क्या देख रहे थे, क्षैतिज अक्ष, हम कंफ्यूज हो गए भाई थोड़ा क्षैतिज अक्ष में, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। क्षैतिज अक्ष,
जो मिला है ना उसको थोड़ा सा रहने दो, उसी को लो एच पे उसको डाल दो, ढक दो थोड़ा। ऊर्ध्वाधर अक्ष सीधा को कहते हैं, क्षैतिज अक्ष सोया हुआ को कहते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, इसको हम कल आपको डिटेल से थोड़ा सा क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष में आपको थोड़ा सा बता देंगे। खैर बी परिवर्तन ये हो गया भाई, बी परिवर्तन ये हो गया। जैसे कि मान लीजिए एक पेपर है, ये एक पेपर पे आप क्या लिख लीजिएगा, पी लिख लीजिएगा। मान लीजिए क्या लिख लिए, पी लिख लिए। तो आपको आप मिरर पे देखिएगा तो ये पी आपको ऐसा दिखाई देगा। ये पी आपको, एक मिनट, ये पी आपको, ठीक ही तो है, हाँ ठीक है। ये पी अगर जो आप सॉरी इसको मिटाई क्यों, ये पी ऐसे लिखे हैं तो आपको मिरर पे ये पी ऐसे दिखाई देगा, बी जैसा। कैसा दिखाई देगा, बी जैसा। अच्छा अच्छा समझ गए, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष समझ गए, गड़बड़ा गए थे। क्षैतिज अक्ष देखिए क्या है, क्षैतिज अक्ष ये प्लेन, प्लेन क्या हो गया, क्षैतिज अक्ष। और ऊर्ध्वाधर क्या हो गया, ऐसे खड़ा। मान लीजिए ये क्या है सर, ये हाथ, यहाँ पे अगर ये पेन है, ये क्या हो गया अभी, क्षैतिज अक्ष पे है। किस पे है, क्षैतिज अक्ष पे है। लेकिन इसको जब खड़ा कर दिया तो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर अक्ष। सोया हुआ है क्षैतिज अक्ष। तो देखिए ये प्लेन पे सोया हुआ है और सोया सोया 180 डिग्री घूम गया। 180 डिग्री किसे कहेंगे, जैसे ये है लाइन, यहाँ से यहाँ को क्या बोलेंगे, 180 डिग्री, यही ना बोलेंगे। यस सर, ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो देखिए क्षैतिज अक्ष समझ में आ गया। मान लीजिए ये है तो ये पूरा कितना घुमा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना घुमा सर, 180 डिग्री। और घूम के कैसा हो गया सर, ये घूम के ये पी गया और घूम के कुछ ऐसा हो गया, घूम के कुछ ऐसा हो गया। तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, क्षैतिज अक्ष। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्षैतिज अक्ष। ये पी ऐसा लिखा हुआ है लेकिन घूम के कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, घूम के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बी परिवर्तन। यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री घूम जाता है। जैसे कि ये प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पे ये घूम के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। पी ऐसे लिखा हुआ है, हो जाएगा ऐसे। पी ऐसे लिखा हुआ है, हो जाएगा ऐसे। तो इसी को बोलते हैं बी परिवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं, बी परिवर्तन। बी परिवर्तन, इसी को क्या बोलेंगे सर, बी परिवर्तन। बी परिवर्तन, जल्दी से बताइए, समझ में आया, जल्दी से बताइए, समझ में आया। यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है ऐसे, लेकिन घूम के हो जाएगा ऐसे। क्षैतिज अक्ष पे बी परिवर्तन, ठीक है। आई होप आप सभी लोग क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। इसको रफ करते हैं। ठीक इसी का उल्टा चलते हैं, पार्श्वस्थ बी परिवर्तन क्या होता है। एक हो गया बी परिवर्तन, ये दूसरा जो चलेंगे वो होता है पार्श्वस्थ बी परिवर्तन। उसके बारे में जान लेते हैं। क्षैतिज अक्ष समझ में आ गया ना सर, ये ऐसे, ये था ऐसे, पी था ऐसे, ये घूम के कैसा हो गया, ऐसा। ऐसा था, घूम के कैसा हो गया, और घूमा कितना सर, 180 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है बी परिवर्तन। क्या है सर, बी परिवर्तन, पार्श्वस्थ बी परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है सर, ये पार्श्वस्थ बी परिवर्तन क्या होता है, क्या सर, ये पार्श्वस्थ क्या है सर, ये पार्श्वस्थ बी परिवर्तन क्या है। उत्तर उत्तर सर, ये पार्श्वस्थ बी परिवर्तन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम वही चीज है, वी परिवर्तन का उल्टा। तो ये एक ऐसी घटना है जिसमें कोई वस्तु किसी प्रतिबिंब उदर्ग्र अक्ष पर, उदर्ग्र अक्ष मतलब वही पार्श्वस्थ अक्ष, पार्श्वस्थ बोले तो उदर्ग्र मतलब बोले तो वही खड़ा हुआ, ठीक है ना, उदर्ग्र मतलब खड़ा हुआ, ठीक है ना। यह एक ऐसी घटना है, लिखिएगा, पहले लिख लीजिए, समझते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कोई प्रतिबिंब उदग्र अक्ष पर जिसमें कोई प्रतिबिंब उदग्र, द पे नहीं गौ पे लगेगा, द पे नहीं गौ पे लगेगा, रेप। एक मिनट, ओम नमः शिवाय। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कोई प्रतिबिंब उदग्र अक्ष पर
उदर अक्ष पर 180 डिग्री घूम जाता है। क्या बताया सर? यह एक ऐसी घटना है जिसमें कोई प्रतिबिंब उदर अक्ष पर जी, जिसमें कोई प्रतिबिंब उदर अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री घूम जाता है, ठीक ना। अर्थात वस्तु का दायां भाग बाएं की तरफ, अर्थात वस्तु का दायां भाग बाएं की तरफ तथा बायां भाग दाएं की तरफ हो जाता है। क्या लिखे सर? उसमें तो आप ये चीज़ नहीं लिखे, उसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा। उसमें क्या था? वस्तु का ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर चला जाता है, उसमें जोड़ लीजिएगा। अर्थात वस्तु का ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर चला जाता है। इसमें क्या है? यह एक ऐसी घटना है जिसमें कोई प्रतिबिंब उदर अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है। अर्थात वस्तु का जो दायां भाग है वो बाएं की तरफ और बायां भाग जो है वो दाएं की तरफ चला जाता है। आपको इसका एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके हैं, जो हम लोग गलती कर चुके थे, ठीक है ना। इसमें जैसे कि ये P है, ये P लिखा हुआ है, तो ये सर कैसा हो जाएगा? ये कैसा आपको दिखने लगेगा? ये दिखने लगेगा सर, ये P ऐसा दिखने लगेगा, ठीक। तो वस्तु का दायां भाग बाएं की तरफ और बायां भाग दाएं की तरफ चला जाता है। तो यह एक ऐसी घटना है जिसमें कोई प्रतिबिंब उदर अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है। अर्थात वस्तु का दायां भाग बाएं की तरफ और बायां भाग दाएं की तरफ चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्वर्स विपरिवर्तन। और विपरिवर्तन क्या था? यह विपरिवर्तन याद कीजिए, विपरिवर्तन यह एक ऐसी घटना है जिसमें कोई प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है। अर्थात वस्तु का ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर चला जाता है, उसी को बोलते हैं विपरिवर्तन। और पार्श्वर्स विपरिवर्तन क्या है? यह एक ऐसी घटना है जिसमें कोई प्रतिबिंब उदर अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है। अर्थात वस्तु का बायां भाग दाएं की तरफ और दायां भाग बाएं की तरफ चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्वर्स विपरिवर्तन। आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का लास्ट टॉपिक यही रहेगा, पार्श्वर्स विपरिवर्तन। कल से हमारा मेन टॉपिक एकदम जोर शोर से स्टार्ट होने वाला है, दर्पण। कल जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा दर्पण। और कल के लेक्चर में सिर्फ दर्पण के बारे में बात करेंगे कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किरण आरेख सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोग को लगभग इस चैप्टर का आधा चीज़ खत्म हो गया, आधा चीज़ और बचा हुआ है, कर लेंगे, ठीक ना। लगभग आधा चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। तो पार्श्वर्स विपरिवर्तन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। एक कमेंट कर दिया कीजिए कि कैसा लगा लेक्चर, ठीक ना। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया से। आपके कमेंट करने से मेरे लिए फायदेमंद है। हिमांशु इधर आओ। बैठ गया यार, जल रहा है। पानी डाल दो। बस डाल दो ना। लो। क्या बोले? पार्श्वर्स विपरिवर्तन समझ में आ गया। तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, ये आधा चैप्टर लगभग खत्म हो गया, आधा और बाकी। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम बढ़िया लग रहा है और पढ़ाने में और मन लगेगा, ठीक है ना। इसलिए एक कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसा लगा लेक्चर। जैसा भी लगा आपके अनुसार बता दीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रहने देते हैं। तो भरो ना, देते हैं। आज के लेक्चर को बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाइए, एंड करते हैं। डालना हम देखते हैं। आवाज़ कर रहा है भाई साहब। डालो पूरा डाल दो और लाओ, और थोड़ा लाओ। बस बहुत है। डालो डाल दो पूरा। उसको थोड़ा सा मिला।
उसको लो फ्लेम करो, लोहे मतलब पूरा लो नहीं, मीडियम पे, मीडियम, बस उसको अब ढक दो, बस हो गया। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहते थे भाई, सब्जी बनाने सिखा रहे हैं और खाना भूख लगा है भाई, खाएंगे अभी जाके। तो रात के 12 सॉरी कल भी रात को 12 बजे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे 12 वाले का। तो जो भी आपके आराम से जो भी आपके बड़े भाई हैं, और सॉरी आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया आप लोगों को क्लास में, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक ना। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि ना हो, ठीक। तो आप लोग के जो बड़े भाई हैं जो 12 में हैं इस बार गए हैं, उनको बोलिएगा कि भाई 12 भी स्टार्ट हो गया है, तो वो भी आके पढ़ें। तो आज के लेक्चर को बस इतना रहने देते हैं, ठीक ना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।